हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का रिवीजन करने जा रहा हूं। रिवीजन आज फुल चैप्टर का रिवीजन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एट ए ग्लांस दूंगा। तो स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Chemical reactions and equations। केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन से जानने के पहले मैंने अपने वीडियो में भी बता चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन जानने के पहले कुछ चेंजेस के बारे में जानना पड़ता है। जैसे चेंजेस क्या होते हैं, व्हाट आर चेंजेस। नेचर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं, सारी जगह चेंज होते रहते हैं। तो साइंटिस्टों ने इस सारे चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला चेंज हो गया एक फिजिकल चेंज, फर्स्ट फिजिकल चेंज, और सेकेंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। और नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। रिवर्सिबल होते हैं, ये आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। जैसे आइस को आसानी से वाटर में चेंज किया जा सकता है। टेम्परेचर देकर के इसके टेम्परेचर जैसे ही देंगे ये लिक्विड में चेंज कर जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड से सिंपल तरीके से ये इसका रिवर्सिबल होते हैं, आसानी से चेंज हो सकते हैं। और इसमें कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ उसके स्टेट परिवर्तन हो जाते हैं, स्टेट चेंज कर जाते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होते हैं, ये रिएक्शंस जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट्स आर फाउंड। नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब फिजिकल चेंज के एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस ये फिजिकल चेंज है। आइस जब मेल्ट करता है तो लिक्विड में चेंज कर जाता है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती है वही आइस की प्रॉपर्टीज होती है, सेम होता है। इसलिए इस तरह के चेंजेस जो होते हैं फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन का रस्टिंग होता है यानी जंग लगना, तो आयरन पूरी तरह से अब क्षय हो जाता है, आयरन का क्षय हो जाता है। और आयरन उसकी जो उसमें रस्ट लगते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और आयरन के प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्योंकि आयरन चेंज कर जाता है, पहले Fe3O2 में, Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, फिर इसके बाद ये Fe3O4 में चेंज कर जाता है। इस तरह से ये रस्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है जो केमिकल चेंजेस हैं। डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल का अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका पूरी तरह से फॉर्म बदल जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ऑल केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इस पॉइंट पर केमिकल रिएक्शंस के तो केमिकल रिएक्शंस, स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इसमें हमने बताया था कि ये इरिवर्सिबल होते हैं और इसमें नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
तो जो चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं वही केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऑल केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल चेंज हमारे नेचर में होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। अब आपको एक डिफिनीशन देता हूँ। पहले जैसे मान लीजिए कि वाटर, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, ये वाटर फॉर्म किया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस है, गैसियस स्टेट में, और ये ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है। दोनों गैस एक स्पेशल कंडीशंस में कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो लिक्विड जो वाटर की प्रॉपर्टीज होगी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल डिफर करेगी। इसलिए इस तरह के चेंजेस जो होते हैं केमिकल चेंजेस होते हैं, और इसी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं? ए चेंज इन विच वन or more reactant can react to form one or more products या product, then it is called केमिकल रिएक्शंस। तो इसे केमिकल, जैसे एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, दो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये केमिकल रिएक्शंस हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जैसे साइंटिफिक मेथड से, या हमें लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं है जहां ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिसके आधार पर हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? केमिकल रिएक्शंस के आइडेंटिफिकेशन के 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है चेंज ऑफ स्टेट। सेकेंड, स्टेट चेंज के द्वारा हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ये दोनों गैसियस स्टेट में है, और हमारा प्रोडक्ट किस स्टेट में मिला है? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो जब स्टेट चेंज करता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है चेंज ऑफ कलर। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में चेंजेस आ रहे हैं, रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और है, तो उस बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो निश्चित तौर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, और उस चेंजेस के आधार पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें अगर निकल रही है, तो हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये 4 आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस हैं जिसके आधार पर किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन के रूप में पहचान सकते हैं।
फर्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट, सेकंड चेंज ऑफ कलर, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर एंड फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशन पर। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लें। जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दो प्रोडक्ट बनाता है। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को ये वर्ड रिएक्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि ये वर्ड में डिनोट किया गया है, वर्ड में ही लिखा गया है। अब ये वर्ड को जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में या फिर उसके फॉर्मूला के रूप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मीथेन का आप फॉर्मूला मालूम है CH4, ऑक्सीजन का O2 रिएक्ट करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O का फॉर्म। ये मीथेन का केमिकल फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, ये ऑक्सीजन फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, वाटर फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर इस फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को स्केलेटल, अगर ये अनबैलेंस्ड है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल करते हैं। अगर इसे बैलेंस कर दें तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करना? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सिंबल के रूप में डिनोट किया गया है इसलिए इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is called chemical equation। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गया। अगर इसे बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। अब आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है बैलेंस्ड और सेकेंड है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या? बैलेंस क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, इफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स atoms of reactants is equal to total number of atoms of product
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? इसी के ठीक अपोजिट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट is not equal to total number of atoms of product। प्रोडक्ट के टोटल नंबर और रिएक्टेंट के टोटल नंबर अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया, अगर इसे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई के तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह के रिएक्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे जो ऑलरेडी बैलेंस होंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, और किस तरह से करेंगे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स इक्वेशन किस तरह से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखना। फर्स्ट, इसमें बैलेंसिंग करने का 2 मेथड है। एनसीईआरटी में हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। फर्स्ट मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड ये मैथमेटिकल्स मेथड भी कहा जाता है, मैथमेटिकल्स मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले मेथड है मेटल्स, किसी भी रिएक्शंस में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स के बाद हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल्स का। मेटल्स देखते हैं इसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में Fe कितना है? Fe 1 है, और प्रोडक्ट में Fe कितना है? 3। तो सबसे पहले फेरस, चूंकि मेटल को बैलेंस करेंगे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्टेंट में भी 3 हो गए और प्रोडक्ट में भी मेटल फेरस 3 हो गए। अब हमें बैलेंस करना है सेकेंड, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट में 2,
H2 ना हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में भी 2 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको टच नहीं करेंगे अभी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन रिएक्शन साइड में कितने हैं 1 और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हो गया और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन चेंज क्या आया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बार बार रिएक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारा चेंज यहाँ हाइड्रोजन में चेंज आया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, इस साइड में 2 हाइड्रोजन हो गया। अगर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम दूसरे मेथड मैथमेटिकल्स मेथड से यूज करते हैं। Fe प्लस H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सॉरी ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। फेरस हाइड्रोजन कहाँ से, O2 ना, H2 ना, H2 गैस रिलीज करता है। अब इसको बैलेंस करने के मैथमेटिकल्स मेथड पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें A, B, C और D से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट A, B से और इसमें C से और इसमें D से मल्टीप्लाई कर दें। यहां फेरस 1 है, तो A रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, इस रिएक्टेंट्स में ये रिएक्टेंट्स हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो फेरस के लिए Fe के लिए रिएक्टेंट में कितना हुआ, रिएक्टेंट साइड में A एक ही है, तो 1A नहीं लिखेंगे, A ही लिखते हैं। 1A इक्वल टू प्रोडक्ट में फेरस कितना है 3 है, तो 3C। अब हाइड्रोजन लेते हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2, यानी 2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2, यानी 2B इक्वल टू 2B इक्वल टू 2D, D से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड एटम से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में सिंगल 1 है, B इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, यानी 4C। स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। रिएक्टेंट के फर्स्ट पॉइंट को हमने A, B, C, प्रोडक्ट में C और D से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक एक करके एटम, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं, उससे A, B, C को मल्टीप्लाई करते चले गए। फेरस यहाँ A, फेरस के एक ही है, तो A इक्वल टू यहाँ 3 फेरस है प्रोडक्ट साइड में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यानी 2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है 2, यानी 2D, तो 2B इज इक्वल टू 2D। थर्ड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन सिंगल एक ही है, तो B इज इक्वल टू B इंटू 1 इज इक्वल टू B, और प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो C 4C के बराबर हो गया। अब क्या देखेंगे, सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा कि देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिपीट एक बार एक ही बार आया है, C एक बार 2 बार आया है, B एक बार और 2 बार आया है, D एक बार आया है, यानी मेरा C और B 2 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो उसी को लेट मान लेंगे। तो हमने मान लिया लेट B इज इक्वल टू 1। अब B एक हमने मान लिया, अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ हमारा B देखेंगे, B ये है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2D हो गया, यानी 2D इज इक्वल टू 1, 2D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। D हमें पता हो गया।
डी का वैल्यू पता हो गया, बी का ऑलरेडी वैल्यू मान चुके हैं। अब हम सी का वैल्यू निकालें यहाँ पर। ए इक्वल टू सी, तो हमारे पास डी का वैल्यू मालूम है और बी का वैल्यू मालूम है, ए और सी में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम अगले इक्वेशन की तरफ चलेंगे। यहाँ बी का वैल्यू पुट करेंगे, बी इक्वल टू 1 है और सी हमें पता नहीं है, तो 4 इंटू सी हो गया, यानी 4c इक्वल टू 1, देन c इक्वल टू 1/4। अब हमें c भी पता हो गया, d भी पता हो गया और b भी पता हो गया। अब हमें a पता नहीं है, तो a अब इस कल c हमें पता है 1/4, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4, यानी a इक्वल टू 3/4। हमें a पता हो गया, b ऑलरेडी पता है, c मालूम हो गया इक्वेशन से और d मालूम हो गया। सारे a b c d इसको कोलेक्ट कर लें। a इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/4 एंड d इज इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन में रखेंगे। अब इसी को इक्वेशन में लाते हैं, तो हमारा इक्वेशन है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। A हमारा कितना था फर्स्ट में, यहाँ पर A ये देखेंगे 3/4, तो इसको 3/4 Fe हो गया, प्लस H2O B क्या है 1, यानी 1 H2O, एरोलाइन C 1/4 Fe3O4 प्लस H2, D मेरा 1 है, तो 1 H2। अब इसे इरेज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सबके नीचे 4 है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो ये 3Fe 4 कट जाएगा, प्लस 4H2O, 4 से 4 कट जाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2। देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस तरह से मैथमेटिकल विधि से, मैथमेटिकल मेथड से भी और हीट एंड ट्रायल मेथड से आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बार पढ़ लेने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। एक बार आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा, लेकिन बार बार अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपका बनाया हुआ मैथमेटिक्स, आपका समझ में आया हुआ चीज़ भी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे माइंड से डिसअपियर हो जाएगा, और बीच में अगर एग्जाम में जाते हैं, कोई मैथमेटिक्स या कोई कैलकुलेशन बनाते हैं तो हाफ पर जा करके रुक जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब एक रिएक्शन लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कोई केमिकल रिएक्शंस को सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो इसमें लिखते क्या है। एस सॉलिड के लिए, जी गैस के लिए, एल लिक्विड के लिए, AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए, AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अगर कहीं टेम्परेचर नहीं कर रहा है तो डेल्टा दे देते हैं टेम्परेचर के लिए। ये कुछ
रिएक्शन को ज़्यादा सुटेबल बनाने के लिए लिखना ज़रूरी है। और कोई कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन के ऊपर जो एरो लाइन रहता है, जो जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन दिया रहता है वहाँ पर लिखें। जैसे हम एक इक्वेशन दें H2 + O2 रिएक्शन करके H2O बनाता है 2H2, इसे बैलेंस कर लें। अब देखते हैं कि ये से इस रिएक्शन से कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हाइड्रोजन क्या है कुछ पता नहीं है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ पता नहीं चलता है। ऑक्सीजन क्या है, किस फॉर्म में है, इससे पता नहीं चलता। H2O क्या है, कोई फॉर्म नहीं पता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए हमें रिएक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो देने पड़ते हैं। जैसे हम इसे लिखें 2H2, ये गैस है तो गैसियस स्टेट लिख दिया। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है तो G लिख दिया। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो L2H2O L लिख दिया। तो ये रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल बनाता है हमें समझने के लिए। इसलिए कुछ इस पॉइंट्स पर ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं तो डेल्टा लिखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन एक्वस बन रहा है तो उसे AQ लिखते हैं। लिक्विड के लिए L, गैसियस स्टेट के लिए G और सॉलिड के लिए S। अगर कोई कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रिएक्शन के ऊपर यहाँ कैटलिस्ट का नाम, जैसे निकेल यूज किए तो निकेल का नाम लिख दिए। तो इस तरह से ज़्यादा हम रिएक्शन को सुविधाजनक आसान बना सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुविधा के ख्याल से रिएक्शन को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन को ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और फर्स्ट रिएक्शन चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। व्हेन more than one reactant can combine to form a single product, then it is said to be combination reaction. जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल देखें। फर्स्ट रिएक्शन हमने दिखाया था H2 + O2, H2 + O2 रिएक्ट करके 2H2, C + O2 CO2, CaO calcium oxide react with water to form CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ये एग्जांपल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके दो रिएक्टेंट है कंबाइन करके एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है सिंगल प्रोडक्ट का CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको डिफाइन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है।
What is combination reaction? A chemical reaction in which one, two or more product, more reactant can combine to form a single product is called combination reaction. वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा हमेशा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O वाटर का फॉर्मेशन कर, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ डिकम्पोजिशन से क्लियर होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो उस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता डिकम्पोज करना, टूटना होता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी हो सकते हैं जब उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है। तो फर्स्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज कर जाता है। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट डबल प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज कर रहा है। तो ये CaCO3 क्या है, डिकम्पोज करता है, यानी ब्रेक डाउन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज कर जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर देंगे? व्हेन ए सिंगल प्रोडक्ट when a single reactant change into breakdowns two or more products is called decomposition reaction. तो स्टूडेंट्स इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, ये डिकम्पोजिशन जो होता है तीन प्रोसेस से डिकम्पोजिशन होते हैं, टाइप नहीं है, ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्ड है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 जो प्रोसेस बता रहे हैं उसी प्रोसेस के द्वारा अगर कैरीड आउट होता है। पहला थर्मल हीट के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करके होता है और फोटोलाइसिस जो होती है वो सनलाइट के द्वारा होता है।
ये तीनों रिएक्शन जो, जैसे ये रिएक्शन जो कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो डिकम्पोज करेगा। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये तीन ही प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा फोटोलाइसिस। और तीनों रिएक्शन को हम एक एक करके एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को अगर हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 में चेंज कर गया। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रिक उसमें पास किया जाता है, उसके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, एनोड बनाए जाते हैं और किसी भी यूटेंसिल्स में रख करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl को 2NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो ये 2Na प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में डिकम्पोज कर जाता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब फोटोलाइसिस क्या, सनलाइट में जो रिएक्शन होता है, सन के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं उसको फोटोलाइसिस कहते हैं। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि कोई कंपाउंड से किसी एटम को कोई दूसरा एटम डिस्प्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन पर चला जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे रिएक्शन देखें, Fe फेरस कॉपर सल्फेट में FeSO4 में डाला जाता है। ये एक्टिविटीज भी हम लोगों को पढ़ना है। तो फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर को सेपरेट कर देता है। यानी फेरस इसके पोजीशन पर आ जाता है और कॉपर को सेपरेट कर देता है बाहर। यानी किसी कंपाउंड से कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो उस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Zn CuSO4 सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ZnSO4 बना लेता है और Cu को डिस्प्लेस कर देता है। सेम उसी तरह की कंडीशन है, इस पर ये रिएक्ट करता है, इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर में और इसके पोजीशन पर वो चला गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। व्हेन ए मेटल element, when a substance displaces another substance, when a substance displaces another substance from its compound, then it is called displacement reaction. तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। फोर्थ रिएक्शन मेरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। इसको कहीं कहीं किसी सी बुक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लें। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है प्रोडक्ट में BaSO4 प्लस 2NaCl और ये प्रेसिपिटेट के रूप में PPT के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट 2NaCl बना लेता है। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कहेंगे। जैसे अगर सोडियम किसको किसको डिस्प्लेस करता है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। यानी दोनों आयंस जो हैं एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और इस रिएक्शन में प्रत्येक आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस करके दूसरे आयन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम अगर डिस्प्लेस करेगा Na2SO4 2Na प्लस SO4 माइनस, हम सोडियम सल्फेट को आयंस में चेंज करें, आयंस में तोड़ दे रहे हैं। फिर बेरियम क्लोराइड BaCl2 Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस, दोनों को तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ सोडियम ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन कर गया, यानी सोडियम क्लोराइड ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देख रहे हैं, सोडियम प्लस पहले वाले का कैटायन यानी प्लस चार्ज वाला दूसरे वाले के निगेटिव चार्ज वाले से कंबाइन किया। सेकेंड वाले का बेरियम का पॉजिटिवली चार्ज इसके निगेटिवली चार्ज से रिएक्शन कर गया, बेरियम सल्फेट बना, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और रिएक्शन होता नहीं है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे की तरफ जम जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। A chemical reaction, a change chemical reaction in which a insoluble product is formed, then it is said to be precipitation reaction. वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कम से कम एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। और ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे तो अगर इस ट्यूब में रिएक्शन कराएं, बेरियम क्लोराइड डाल, सोडियम सल्फेट लेके बेरियम क्लोराइड ऊपर से डालें, तो ये नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाता है और ऊपर की तरफ हमें बेरियम सल्फेट ये BaSO4 मिलता है और ये ऊपर की तरफ 2NaCl मिलता है। तो ये नीचे की तरफ जो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट मेरा फिफ्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है? पहले सबसे पहले समझें ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन और इस तरफ रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation reaction. Removal of hydrogen is called oxidation reaction. And loss of electrons, और कॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तीन तरह से, ऐसे पांच तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा इंटरनली जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन हटता है, उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक अपोजिट रिएक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम समझ सकते हैं। अब हम, चूंकि कॉपर पहले ऑक्सीडेशन है, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, इसलिए इसको कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2Na, सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ ऐड होता है तो 2NaH सोडियम हाइड्राइड बनाता है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एडिशन, ये कॉपर, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ऐड होकर ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड करके सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। तो दोनों रिएक्शन को आप समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड है एक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? कॉपर ऑक्साइड
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर को डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन बनाता है। इस रिएक्शन को केयरफुली देखिएगा। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से अलग हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से सेपरेट हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया या रिडक्शन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. A chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा इसे हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, उस केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उस केमिकल रिएक्शन को इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें से हीट अपने आप निकलते रहते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं कि बिना आप हीट अगर आप नहीं देंगे, टेम्परेचर नहीं देंगे, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है उसको इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इनके सेपरेट, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके 2MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर हमें यहाँ हीट निकलती है, यहाँ हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved, then it is called exothermic chemical reaction. जहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन, मैग्नीशियम के रिबन आता है, फीता आता है, जिसको साफ करके जलाओगे तो डिजलिंग फ्लेम के साथ जलती है और काफ़ी मात्रा में हीट निकलता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हीट निकलता है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, इंडोथर्मिक
केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर हीट लगता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तब जाकर के ये COO प्लस CO2 में टूटता है। तो यहाँ पर हीट CaCO3 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस हीट देंगे, जैसे ही हीट देंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। तो ये हीट देने के बाद ही रिएक्शन होता है। इस तरह के रिएक्शन को इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या देंगे? ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, a chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि एक हीट रिलीज करता है और एक हीट एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हमारा 2 पॉइंट बचा, कोरोजन और एसिडिटी। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या है? स्टूडेंट्स, कोरोजन मेटल, जब कोई मेटल एयर, वाटर या कुछ केमिकल्स के संपर्क में आता है तो उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद मेटल में क्षय होने लगता है, मेटल डिग्रेड कर जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को ही कोरोजन कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बेस्ट एग्जाम्पल है। आयरन में वाटर या एयर, मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है, जिससे आयरन के अंदर रस्ट लग जाते हैं, और इस तरह की रस्टिंग से लाखों करोड़ों टन आयरन बर्बाद होते हैं। और आप जानते हैं कि आयरन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आयरन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ब्रिजेस बनाने में, गाड़ी बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, बहुत सारे रेल की पटरियां बनाने में बहुत सारे यूज होते हैं। अगर इतनी काफ़ी मात्रा में अगर कोरोजन होता, रस्टिंग होती है आयरन के अंदर, तो देश की इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मेटल्स आर स्लोली ईटेन अवे, metals are slowly eaten away by the moisture, by the air, water and chemicals. Chemicals is called corrosion. मेटल, अगर धीरे धीरे मेटल में अब क्षय होने लगता है एयर के द्वारा या कोई केमिकल्स के द्वारा या वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाता है। ये कोरोजन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? कोरोजन से इतनी हानि होती है, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए जिससे कोरोजन ना हो? तो फर्स्ट पॉइंट है कोरोजन के प्रिवेंट के लिए कि पेंटिंग करें।
पेंटिंग के द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वायल या ग्रीस का यूज करें, वायल एंड ग्रीस यूज करें, जैसे पेंट करके हम आयरन को बचा सकते हैं। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन एक केमिकली देखें तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिससे पोर्स के अंदर इंटर करके उसके फर्स्ट लेयर, इस लेयर बाय लेयर धीरे धीरे उसको कोरोड करते रहता है मेटल को, और धीरे धीरे मेटल में क्षय उत्पन्न हो जाती है, मेटल धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक ऐसा समय आएगा जो पूरी तरह से मेटल खत्म हो जाता है। ये कोरोजन के प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन करके आयरन को या दूसरे मेटल को प्रोटेक्ट, आयरन स्पेशली आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कोटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम मेटल के कोटिंग करके हम आसानी से कोरोजन को बचा सकते हैं। यानी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे कोरोजन को बचाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट पेंटिंग करके, सेकेंड वायल और ग्रीस का यूज करके, थर्ड पॉइंट गैल्वेनाइजेशन करके, फोर्थ पॉइंट कोटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का कोटिंग करके हम कोरोजन से बच सकते हैं, और जो लाखों मिलियंस टन्स आयरन या दूसरे मेटल्स बर्बाद होते हैं उससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हम लोगों का रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? जैसे कुछ हमारे फूड मटेरियल में फैट्स और ऑयल पाए जाते हैं। फैट्स और ऑयल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन से उसके टेस्ट को खराब कर देते हैं, फूड मटेरियल के टेस्ट और स्मेल को खत्म कर देते हैं। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ऑयल एंड फैट के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट के कारण फूड मटेरियल का स्मेल और टेस्ट बर्बाद होता है, चेंज हो जाता है, जिससे फूड मटेरियल खराब हो जाते हैं, जिसको स्पॉइल्ड फूड मटेरियल कहते हैं। इस फूड मटेरियल का हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी के द्वारा व्हेन फैट्स एंड ऑयल रिएक्ट ऑक्सीडाइज, फैट्स एंड ऑयल are oxidized, it change the smell and taste of food material. Food material. This is called rancidity. This is called rancidity, and the food material is called rancid food material. अब फूड मटेरियल को रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड है एयर टाइट कंटेनर का यूज। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? एयर टाइट कंटेनर में अगर फूड मटेरियल रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और फूड मटेरियल जो है रेंसिड होने से बच जाएगा। सेकेंड पॉइंट है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, ज़्यादातर गर्मी के दिनों में फूड मटेरियल बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए फूड मटेरियल को लोग रेफ्रिजरेटर में, यानी टेम्परेचर लो, जहाँ पर टेम्परेचर लो करके कूल्ड करके रखा जाता है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो फूड मटेरियल रेंसिड नहीं हो पाएंगे, और यानी फ्रीजिंग करके फूड मटेरियल को हम सेव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है चिप्स एंड चिप्स जो होते हैं, पैक्ड फूड मटेरियल, पैक्ड फूड मटेरियल लाइक चिप्स,
ये बहुत दिनों तक रहते हैं। इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है और एयर टाइट पैकिंग कर दी जाती है। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और ऑक्सीडेशन होने से फूड मटेरियल को बचाता है, जिसके कारण चिप्स और दूसरे फूड मटेरियल्स जो होते हैं, पैक्ड फूड मटेरियल, सेफ रहते हैं। इसलिए नाइट्रोजन क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज किया जा सकता है। फोर्थ नंबर, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं। एड सम एंटीऑक्सीडेंट। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, ऑक्सीडेशन से रोक दे, उसी को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे BHA और BHT दो इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है जिसका यूज फूड मटेरियल में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।